काव्या का कमरा हल्की नरम पीली रोशनी से भरा हुआ था। कोने में रखे सेंटर टेबल पर 2 कप चाय रखे थे, जिनसे धीरे धीरे भाप उठ रही थी। काव्या और तन्वी, दोनों बहनें पास पास बैठी थीं और आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं। तभी तन्वी ने गहरी सांस लेकर अपनी उलझन बयां कर दी। यार काव्या, मेरी शादी में अब सिर्फ 1 महीना रह गया है और सच में मेरी तो जान ही निकल रही है। ये सोच सोच कर कि पहली रात क्या होगा, सब कैसे मैनेज करूंगी। कोई टिप देना प्लीज। सुना है बहुत तकलीफ होती है, सोचकर ही घबराहट हो रही है। मम्मी भी उस दिन बोल रही थी कि लड़की को शादी के बाद बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर मैं तो सोचती हूँ मैं नहीं सह पाऊंगी ये सब दर्द वर्द। काव्या मुस्कुरा दी, जैसे ये बेचैनी बस एक भोली सी उलझन हो। वह बोली, अरे मैं तुम्हें क्या टिप दूंगी, न मेरी शादी हुई है न सगाई, मुझे क्या पता इन बातों का। हाँ, मेरी मम्मी से पूछो तो वो अच्छे से बता सकती हैं कि शादी की पहली रात एक लड़की को किन किन बातों से गुजरना पड़ता है। तन्वी ने आंखें तरेरी और मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहती ही यही हो कि शादी से पहले ही मैं डर के मारे घर बैठ जाऊं, है ना। काव्या खिलखिला दी। फिर तन्वी ने थोड़ा छेड़ते हुए सवाल किया, वैसे मैडम, ये जो तुमने कहा कि ना तुम्हारी शादी हुई है न सगाई, लेकिन प्यार तो करती हो ना। कम से कम उस नजरिए से ही कुछ बता दो कि मैं अपने पति से कैसे मोहब्बत करूं, कैसे उनके ख्यालों में खो जाऊं। काव्या का चेहरा एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी हंसी जैसे किसी ने छीन ली हो। उसने नजरें झुकाईं और धीमे से बोली, क्या मतलब, मैं किससे प्यार करूंगी। उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी और उसकी निगाहें सामने रखे चाय के कप पर टिक गई थीं। चेहरे पर जैसे भावनाओं का तूफान आकर ठहर गया था। तन्वी ने उसका कंधा छुआ और मुस्कुराकर बोली, अरे रहने दे, सब पता है मुझे कैसे तू भैया को पसंद करती है। बस मम्मी से डरती है। डर मत, मैं खुद बात करूंगी तेरे लिए, क्या पता मान ही जाए। और मुझे तो लगता है आदित्य भैया भी तुझे पसंद करते हैं, क्या पता रिश्ता बन ही जाए। मैंने मम्मी से तेरा नाम तो लिया ही है, कितना अच्छा होगा, तू मेरी भाभी बन जाएगी। वो जानबूझकर चिढ़ा रही थी, जबकि काव्या शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने हल्के से सिर झुकाया और होठों पर एक फीकी मुस्कान उभर आई, जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश उसके सीने में धीरे धीरे सांस ले रही हो। ये सब तो ख्वाब जैसी बातें हैं तन्वी, मुझे नहीं लगता मेरी मोहब्बत मुझे मिल पाएगी। तुम्हारा भैया मेरी तरफ देखता भी नहीं, उसे तो लगता होगा मैं एकदम साधारण सी लड़की हूँ, बल्कि शायद उससे भी कम। उसकी आवाज में एक हल्की टीस थी और आंखों की चमक जो हमेशा मुस्कुराती थी, अब थोड़ी बुझ सी गई थी। तन्वी कुछ देर चुप रही। शायद वो काव्या की इस खामोश चाह को महसूस कर पा रही थी, या फिर अपनी शादी के डर को कुछ देर के लिए भूल गई थी। फिर अचानक उसने माहौल बदलने के लिए कहा, अच्छा छोड़, ये सब बातों को जाने दे। अब ये बता मैं क्या करूं। दिल बहुत घबरा रहा है यार। लड़के बहुत शातिर होते हैं, उन्हें तो सब पता होता है, शादी की रात से लेकर उसके आगे तक। और एक हम हैं जो बस सोचते रह जाते हैं। कोई मैच्योर दोस्त होती तो सब समझा देती। अब तो डर के मारे जान निकली जा रही है। काव्या ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराकर बोली, तू बस चुप रहना, जो करना होगा वो आदित्य भैया खुद मैनेज कर लेंगे। तू बस शांति से बैठ जाना, सब हो जाएगा, ज्यादा मत सोचना। और हाँ, बस मोहब्बत से पेश आना। वैसे भी लड़कों का काम होता है फैल करना, अगर इसमें भी हम टांग अड़ाएं तो ये तो नाइंसाफी है। शादी की पहली रात दूल्हों के नाम। तन्वी पहले हल्के से हंसी, फिर जोर से बोली, क्या मतलब, मैं बस यूं ही बैठी रहूं। अरे इंसान हूं, रिस्पॉन्ड तो करूंगी ना, मेरी बात समझ रही हो ना। वो लाज से अपने गालों को छुपा रही थी। काव्या भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी, जैसे कुछ पल के लिए डर, उलझन और बेचैनी सब पीछे छूट गए हों और सिर्फ मोहब्बत ही रह गई हो। लेकिन वो दोनों मासूम लड़कियां नहीं जानती थीं कि हर हंसता चेहरा और हंसी में कही गई बात सच्ची नहीं होती। रात की चुप्पी अब चारों ओर फैल चुकी थी। कमरे की खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। रोशनी इतनी मध्यम थी कि सिर्फ बेड के पास रखा छोटा सा लैंप ही सबको उजाला दे रहा था। काव्या अपने बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। हाथ में एक उपन्यास था और वो पूरी तल्लीनता से उसे पढ़ रही थी। पूरा घर सन्नाटे की आगोश में था। बस दीवार पर लगी घड़ी की टिकटिक सुनाई दे रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काव्या ने चौंक कर नजरें उठाईं। अगले ही पल दरवाजा खुला और उसकी माँ, सुनीता देवी, अंदर आईं। उनके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा गंभीरता थी। काव्या तुरंत सीधी बैठ गई। डाइजेस्ट अब भी उसके हाथ में खुला था, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही सुनीता देवी थोड़ा सख्त लहजे में बोल पड़ी, काव्या, रात के 11 बज गए हैं और तुम अब भी लेटी हुई किताब पढ़ रही हो। ये कोई वक्त है? मैं तो समझी थी कि तुम सो चुकी होगी।
तुम्हारे पापा से भी मैंने यही कहा था कि मेरी बेटी तो 10 बजे तक सो जाती है, लेकिन यहाँ तो बिटिया जी उपन्यास पढ़ने में मग्न है। उनके लहजे और चेहरे से साफ झलक रहा था कि कोई बात गंभीर है। काव्या ने फौरन किताब एक ओर रख दी और नरम आवाज में बोली, क्या हो गया, मम्मी पापा मत बनिए। नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा पढ़ लिया। आप बताइए, आपको कुछ चाहिए क्या? वह झटपट उठकर सीधे बैठ गई। उसे अपनी माँ की डांट से बचपन से ही डर लगता था। भले ही वह घर की लाडली थी, लेकिन घर के कुछ नियम थे जिनका पालन उसके पापा और वह खुद हमेशा करते आए थे, और उन नियमों की सबसे बड़ी पहरेदार सुनीता देवी ही थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए काव्या के पलंग के किनारे बैठ गईं। उनकी नजरें लगातार काव्या पर टिकी थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन शब्द तलाश रही हों। फिर धीमे से बोलीं, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है तुमसे बात करने के लिए। मेरा खुद का मन नहीं था। उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, जैसे कोई बात दिल को चुभ रही हो। काव्या का दिल धड़कने लगा। वह फौरन घबराकर बोली, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? पापा ठीक है ना? बताइए ना। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। सिर्फ लैंप की धीमी रोशनी में दोनों के साए दीवार पर हिलते हुए से लग रहे थे। फिर सुनीता देवी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बुआ आदित्य का रिश्ता लेकर आई हैं। तुम्हारे लिए उन्होंने तुम्हारे पापा से बात की है। पापा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी बुआ कैसी हैं। एक छोटी सी बात पकड़कर सालों तक ताने देती हैं। इस बार भी जब तुम्हारे पापा पूजा के दिन मिठाई भेजना भूल गए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। मेरा दिल बैठ गया था। अगर तुम्हारी शादी मैंने उस घर में कर दी, तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगी। यही सोच सोच कर मेरी नींद उड़ी हुई है, और तुम्हारे पापा के चेहरे से लग रहा है कि वह फिर अपनी बहन का ही साथ देंगे। यही बात मेरी चिंता बढ़ा रही है। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ पल सन्न रह गई। दिल में एक उथल पुथल सी उठने लगी थी। शब्द होठों तक आने से पहले ही दिल में तूफान मचाने लगे। क्या वाकई वो दुआ सुन ली गई, जिसे वो सालों से चुपचाप मांगती आई थी? क्या मोहब्बत इतनी आसानी से मिल सकती है? वह हैरान थी। फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देख रही थी। उन्हें क्या कहती? उसे तो बस एक बात समझ आई थी। बुआ ने आदित्य भैया की बात की है, यानी उसकी मोहब्बत की बात। ये शब्द ही उसके दिल को आसमान में ले गए थे। उसने गहरी सांस ली और सामान्य आवाज में कहा, मम्मी, हमें बुआ से क्या लेना? हमें तो आदित्य भैया को देखना है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, शांत स्वभाव के हैं, सभी की इज्जत करते हैं, और मुझे तो उनमें कोई कमी नजर नहीं आती। सुनीता देवी ने कुछ पल काव्या को गौर से देखा, जैसे उसके अंदर किसी अनकहे जज्बात को पढ़ना चाह रही हो। फिर पूछा, तुम उन्हें पसंद करती हो? उनका लहजा थोड़ा कांप गया था। आंखों में एक अनजाना डर था। काव्या ने झट से नजरें झुका लीं, सिर को हल्के से न में हिलाया और धीमे स्वर में कहा, नहीं मम्मी, मैं उन्हें पसंद नहीं करती। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको और पापा को जो सही लगे आप वही करिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं आपकी खुशी में ही अपनी खुशी मानती हूँ। उसने बात को संभाल लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हथेली पसीने से भीग चुकी थी। सुनीता देवी कुछ पलों तक उसे देखती रहीं, फिर बस इतना बोली, ठीक है, अब सोने की कोशिश करो, बहुत रात हो चुकी है। और हाँ, अब मैं तुम्हारे कमरे की लाइट जली हुई नहीं देखूं। घर के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन सबको करना होता है, समझी? इतना कहकर वह उठी और कमरे से बाहर चली गईं। दरवाजा बंद होते ही काव्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल गई, जैसे कोई छुपी हुई उम्मीद उसके दिल में दीपक बनकर जल उठी हो। वह धीरे से तकिए पर सिर रखकर मुस्कुराई और दिल ही दिल में धन्यवाद कहा। एक ऐसा धन्यवाद जो शब्दों से नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनों से अदा होता है। वह बेहद खुश थी। आखिरकार उसकी बचपन की मोहब्बत अब उसकी जिंदगी में आने वाली थी। उसे यकीन था कि अगर पापा मान गए हैं तो मम्मी भी मान ही जाएंगी। अब उसे सिर्फ खुशियां मनानी थीं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खुशियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। जो रिश्ते ऊपर बनते हैं वो जमीन पर बड़ी परीक्षाओं से गुजरते हैं। इंसान बस चुपचाप सब देख सकता है, और अब वही खामोशी काव्या के सुकून को आजमाने वाली थी। ड्राइंग रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। छत से लटकता झूमर पीली रोशनी बिखेर रहा था, जिससे माहौल में एक गंभीरता घुल गई थी। रमा देवी काउच पर बैठी थीं और सामने सोफे पर तन्वी झुककर बात कर रही थी। जो साफ दिख रहा था, ड्राइंग रूम में सजी समरी खामोशी अब टूटने ही वाली थी। तभी दरवाजे की तरफ से तेज कदमों की आवाज गूंजी और आदित्य भीतर दाखिल हुआ। चेहरा तपा हुआ था, आंखों में उबाल और माथे पर गहरी रेखाएं किसी तूफान के आने की सूचना दे रही थीं। दोनों औरतों ने उसकी ओर देखा और एक पल को कमरे की हवा जैसे थम गई।
आप किसकी इजाजत से मेरे लिए रिश्ता लेकर बुआ के घर चली गईं? आवाज में इतना गुस्सा था कि दीवारों पर जैसे छालें पड़ जाएं। ना कोई बात, ना कोई इशारा, सीधे शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गईं। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने तीखे लेकिन काबू में लहजे में कहा, मैंने आपसे साफ कहा था कि मुझे काव्या से शादी करनी है। वो चाहे जितनी भी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लड़की से मेरी शादी तय कर दें। ये मेरी जिंदगी है मम्मी, और आप इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं किसी भी कीमत पर आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उसकी आवाज में अब चुनौती नहीं, चेतावनी थी। आगे चलकर अगर पति पत्नी के बीच तालमेल न हो तो पूरा परिवार बिखर जाता है। सुनीता देवी धीरे से खड़ी हुई। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक मां की ठोस पकड़ थी। उन्होंने संयम से कहा, यह जिंदगी तुम्हारी जरूर है, लेकिन इसे मैंने तुम्हें दी है। आदित्य तंज से मुस्कुराया, पर वो मुस्कान गर्म थी। मतलब, अब आप मुझे जन्म देने का एहसान जताएंगी? क्या हो गया है आपको मम्मी? आप ये क्यों नहीं समझ रही? वो लड़की मेरे लायक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने वाला इंसान हूँ। और वो एक ऐसी लड़की है जिसकी हर सोच उसके मम्मी पापा के कंट्रोल में है। उसकी आवाज अब कड़ेपन में बदल चुकी थी। अनाया ने हवा में घुलती तलखी को थामने की कोशिश की। भैया प्लीज बैठिए। इतना गुस्सा करना समझदारी नहीं है। अगर आप उसकी कमियों की बजाय अच्छाइयों को देखें तो शायद वो आपको बेहतर लगे। सुनीता देवी ने आदित्य का हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठा लिया। बैठो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बेवजह गुस्सा करके तुम न सिर्फ खुद को जला रहे हो, बल्कि मेरी जिंदगी को भी मुश्किल बना रहे हो। तुम जानते हो, मैं कोई फैसला बिना सोचे नहीं लेती। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, और तुम्हें पता है कि मेरे लिए तुम्हारा क्या मतलब है। आदित्य बेमन से बैठ गया, लेकिन आंखें अब भी बुझी हुई चिंगारियों से भरी थीं। उसे अपनी माँ की मोहब्बत पर यकीन था, लेकिन उस मोहब्बत में छुपी योजना उसे खटक रही थी। सुनीता देवी ने अनाया की ओर एक नजर डाली और फिर सीधे बेटे से कहा, अनाया बता रही थी कि काव्या तुम्हें पसंद करती है, बल्कि प्यार करती है। और सोचो जरा, उसके पापा के पास इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, दुकानें ही दुकानें, और सबका किराया। अगर भाई भाभी ना रहे तो सब किसका होगा? तुम्हारा ही तो। और जहां तक मुझे पता है, वो सब काव्या के नाम है। आदित्य सुनता रहा। अब उसका चेहरा भावशून्य था। भावनाएं पीछे हट रही थीं और तर्क, हिसाब किताब आगे बढ़ रहे थे। सुनीता देवी ने बात को थामे रखा। ये मामला इमोशंस का नहीं है बेटा, तुम्हारे फ्यूचर का है। सोचो, तुम एक शानदार बिजनेस शुरू कर सकते हो। तुम्हारे चाचा मदद करेंगे, और अगर नहीं भी की तो वो कॉम्प्लेक्स तो तुम्हारा ही होगा। हर महीने बस किराया लेने जाना है। मालिक बनकर जीने का वक्त आ गया है बेटा। ये फैसला दिल से नहीं, समझदारी से करना होता है। आदित्य ने लंबी सांस ली, आंखें नीची कर लीं, और कुछ देर बाद बोला, लेकिन मम्मी, वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत सीधी सादी घरेलू टाइप की है। फिर थोड़ी देर सोचकर, जैसे खुद को समझा रहा हो, हल्के स्वर में जोड़ा, खैर, आपने जो कहना था कह दिया, और शायद अब मानना मेरी मजबूरी है। आपकी बातें गलत नहीं हैं। बिजनेस की जरूरत है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? पापा ने तो वैसे भी हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो उठ खड़ा हुआ। आंखों में अब भी उलझन थी, पर आवाज में हार की गूंज थी। कोई और शब्द बोले बिना वह बाहर चला गया। उसके जाते ही सुनीता देवी और अनाया की निगाहें मिलीं। बिना कुछ कहे दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे कोई अटका हुआ मोहरा अब चल चुका हो और वक्त उनकी बिसात पर आने को मजबूर हो गया हो। चमचमाती काली मर्सिडीज शहर की रोशनी भरी सड़कों पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर की दुनिया, साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक और भागती जिंदगी से भरी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर सन्नाटा और नफासत छाई हुई थी। पिछली सीट पर विवेक बत्रा गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर किसी दृश्य को नहीं, किसी विचार को देख रही थीं। काले 3 पीस सूट में सफेद शर्ट से झांकती नीली टाई, करीने से जमे बाल और तीखे नयन नक्श। 28 वर्षीय विवेक के चेहरे पर ऐसा रौब था जो किसी तेज तर्रार राजनेता, सफल व्यापारी या खुफिया अधिकारी जैसा लगता था। कुछ ही पल बाद उसका मोबाइल बजा। उसने बिना चौंके स्क्रीन की तरफ देखा, जहां विवेक बत्रा का नाम चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की और फोन कान से लगा लिया। अगर वहां कोई और होता तो शायद इस समय फोन ना उठाता, क्योंकि यह उसका काम का समय था और इस वक्त वह किसी भी तरह की रुकावट पसंद नहीं करता था। दूसरी ओर राजीव की आवाज घबराई मगर पेशेवर थी। कैप्टन, आप कहाँ हैं? ऊपर से आदेश आया है कि आप फिलहाल घर पर रहें। आपकी जान को खतरा है, लेकिन मुझे पता चला है कि आप कहीं जा रहे हैं। अगर आपने यही लापरवाही जारी रखी तो हमें माफ कीजिए, हमें आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। विवेक ने गर्दन थोड़ी मोड़ी
और गहरी सांस लेकर ठंडे स्वर में कहा, ये मेरा मामला है राजीव, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। तुम बस यह बताओ मिशन का क्या हुआ। राजीव की आवाज में चिंता थी। सर, मिशन तो होते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे। आप जानते हैं कि इस एजेंसी में आपकी क्या अहमियत है। जिस सूझबूझ से आप काम करते हैं वह किसी के पास नहीं। विवेक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों की ठंडक वैसी ही रही। मुझे अपना बिजनेस भी देखना होता है राजीव। मैं सिर्फ ऑफिस जा रहा हूँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी ली है, सिक्योरिटी भी पूरी है। तुम्हें भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए और बातें कम काम ज्यादा करो। धमकियां देना बंद करो। ये लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजीव अब थोड़े सख्त लहजे में बोला, सर, यह आम मिशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो आपकी सुरक्षा अनिवार्य है। आप सिर्फ अफसर नहीं हैं, एक पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। विवेक ने बस एक हूं कहा और कॉल काट दी। उसके चेहरे से अब सारे भाव मिट चुके थे। वह फिर उसी गंभीर मुद्रा में लौट आया था। गाड़ी में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। सामने लगे शीशे में उसकी आंखों का अक्स झलक रहा था। उसने सिर झटका और फिर बाहर के नज़ारों की ओर देखने लगा। उस एजेंसी को ज्वाइन करके वह अब पछता रहा था, जिसने धीरे धीरे उसकी आज़ादी उससे छीन ली थी। सुबह की नरम रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर खाने की मेज पर पड़ रही थी। रसोई से ताज़े पराठों और अंडों की खुशबू आ रही थी। मेज पर चाय की केतली रखी थी। बर्तन सलीके से रखे हुए थे। सब कुछ आम दिनों जैसा था, बस हवा में एक अजीब सी गंभीरता घुली हुई थी। काव्या कॉलेज यूनिफॉर्म में तैयार, बाल सलीके से बंधे हुए नाश्ते की मेज पर आई ही थी कि उसने अपने पापा जगत नारायण जी को फोन पर गुस्से में बोलते सुना और बेचैन हो गई। जगत नारायण जी कुर्सी पर बैठे फोन कान से लगाए कह रहे थे, अगर मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानता हूँ। उस घर में वह सहज नहीं रह पाएगी। तुम अच्छी हो, तुम्हारा परिवार अच्छा है, लेकिन मैं पुराने पारिवारिक संबंधों को शादी में बदलकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। हर रिश्ता शादी में बदलना जरूरी नहीं होता। ये शब्द काव्या के दिल में तीर की तरह उतरे। वह वहीं ठिठक गई, कदमों की आहट तक गुम हो गई। चेहरा पीला पड़ गया। आंखें अपने पिता पर टिकी थीं, जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सरपरस्त थे और आज वही उसके सपनों की इमारत को ढाते नजर आ रहे थे। जगत नारायण जी अब भी कह रहे थे, अच्छा चलो अब फोन रखो, बाकी बातें आमने सामने कर लेंगे, लेकिन यह बात दिमाग में बैठा लो, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। उन्होंने फोन मेज पर रख दिया। काव्या की सांस जैसे अटक गई हो। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह कुछ पलों तक वहीं जड़ी रही, मानो जमीन ने पांव पकड़ लिए हों। चेहरा पीला पड़ चुका था। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अभी तो बस एक हफ्ता हुआ था जब उसकी दुआ कबूल हुई थी, जब उसका ख्वाब साकार होने के करीब था, और अब एक कॉल ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। जगत नारायण जी ने उसकी ओर देखा, जैसे अब जाकर उसकी मौजूदगी को महसूस किया हो। बेटा बैठो, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। काव्या ने नजरें चुरा लीं। दिल की हालत जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हुई। वो धीमे स्वर में बोली, जी पापा, और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। न उसने पराठे को हाथ लगाया, न चाय को। सब कुछ सामने होते हुए भी जैसे बेरंग था। उसके कानों में अब भी अपने पिता की वह बात गूंज रही थी, वो मेरी बेटी है, मैं उसे जानता हूँ, वो वहां सहज नहीं रह पाएगी। नाश्ता वही था जैसा रोज होता था, बस आज स्वाद में तकलीफ घुल चुकी थी। उसके सपनों का मलबा बिखरा पड़ा था। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर तपा हुआ था और गर्मी रोज से कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। सड़कें कुछ हद तक सुनसान थीं, बस इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाजाही थी। काव्या कॉलेज से लौट रही थी, अपने ही ख्यालों में डूबी हुई। उसके कदम धीमे थे, चेहरा उतरा हुआ आंखों के नीचे, हल्के साए और थकान साफ झलक रही थी। पसीने से भीगा हुआ यूनिफॉर्म और कंधे से बार बार फिसलता बैग, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। हर कदम के साथ उसके दिल पर उसके बाबा के सुबह कहे हुए शब्द और भारी होते जा रहे थे। वही कड़वी सच्चाई जिसे उसने नाश्ते की मेज पर सुना था। तभी एक अजीब सी अनुभूति ने उसका ध्यान भटकाया, जैसे किसी की नजर उस पर हो। उसने अनायास गर्दन मोड़ी। सामने एक बड़ी काली चमचमाती एसयूवी एक रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी। उसके पास एक लंबा आकर्षक व्यक्तित्व वाला शख्स खड़ा था, काले कुर्ते और सफेद पायजामे में, मोबाइल पर बात करते हुए, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास। काव्या की नजर कुछ पल उस पर टिकी, फिर जैसे ठिठक गई। सड़क पार खड़ा एक आदमी हाथ में बंदूक उसी व्यक्ति की ओर निशाना साधे खड़ा था। काव्या की रूह कांप गई, दिल गले में आ गया। एक पल को वह जड़ हो गई, फिर न जाने कहां से हिम्मत आई। उसने बैग फेंका
और पूरी ताकत से दौड़ते हुए उस आदमी को धक्का दे दिया। विवेक बत्रा कोई जोर से चिल्लाया और अगले ही पल 4 गोलियों की आवाज हवा में गूंज उठी। दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। विवेक गंभीर था, लेकिन होश में था। उसकी नजरें उस लड़की पर थीं जिसने उसकी जान बचाई थी। पहली बार किसी अनजान ने उसकी रगों में कुछ जगा दिया था। कुछ पल बाद वह धीमे से बोला, मिस, आंखें खोलिए, आप अब महफूज हैं। काव्या ने आंखें खोलीं। सामने वही गंभीर चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। विवेक ने खुद को संभाला, बिना कोई हाथ बढ़ाए, बस पीठ सीधी की और दूरी बनाए रखी। काव्या झिझकते हुए उठी, फिर तीखे स्वर में बोली, अगर आप इतने बड़े वीआईपी हैं तो अपने बॉडीगार्ड्स को थोड़ा सतर्क रखिए। आपकी वजह से किसी और की जान भी जा सकती है। ये कहकर वह पलटी बैग उठाया और तेजी से वहां से निकल गई। विवेक वहीं खड़ा रहा, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी चमक। पहली बार किसी लड़की ने उससे बिना प्रभावित हुए बात की थी। कोई नजरें नहीं चुराई, कोई झुकी नहीं, बस सच कहकर चली गई। विवेक बत्रा को पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी। उधर सुनीता देवी के घर का लॉन्स तनाव से भरा हुआ था। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन माहौल में जैसे कोई भारी साया मंडरा रहा था। पूजा सोफे पर परेशान बैठी थी और सुनीता देवी गुस्से से कांप रही थी। तुमने कहा था कि वो आदित्य को पसंद करती है, अब ये सब क्या है? उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। पूजा घबरा गई। उसने मोबाइल उठाया और तुरंत काव्या को कॉल मिलाई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, एक बार बात तो करने दो, पूजा बोली। लेकिन सुनीता देवी ने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा, अब कुछ मत कहो, सब हो गया। इस बीच कॉल उठ चुकी थी। काव्या की धीमी आवाज आई, हेलो। पूजा झटपट बोली, कहाँ थी? तुम सुबह से कॉल कर रही हूँ, गायब हो गई हो। जैसे काव्या का स्वर बुझा हुआ था। घर पर ही थी, अभी कॉलेज से लौटी हूँ। बोलो क्या बात है? पूजा ने झुंझलाते हुए कहा, ज्यादा भोली मत बनो, मुझे सब पता है। तुम्हारे पापा ने रिश्ता ठुकरा दिया है। क्या तुम इस बात से अनजान हो? काव्या चुप रही, फिर धीमे से बोली, हाँ मुझे पता है, मगर ये बड़ों के फैसले होते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? पूजा का स्वर तेज हुआ, लेकिन तुम तो भाई को पसंद करती थी। काव्या बहुत शांत स्वर में बोली, हाँ पसंद करती हूँ, लेकिन अपने मान पापा से ज्यादा नहीं। अगर उन्होंने मना किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। पूजा कुछ कहने ही वाली थी कि काव्या ने बात समेट दी, तुम घर आ जाना, अभी असाइनमेंट पूरा करना है, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट हो गई। पूजा चुपचाप बैठी रह गई। सुनीता देवी ने ताना मारते हुए कहा, देख लिया तुम्हारी दोस्ती का नतीजा, और मैं बेवकूफ, क्या सोचकर उस दरवाजे पर अपनी जुबान ले गई थी। वो गुस्से से उठी और अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से बढ़ गईं, जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। दूसरी तरफ विवेक बत्रा का ऑफिस एकदम शांत था। खिड़कियां बंद थीं, एसी की धीमी आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी। सामने टेबल पर फाइलें करीने से रखी थीं। लैपटॉप बंद पड़ा था और वो खुद गहरी सोच में डूबा था। चेहरा गंभीर था और आंखों में थकान के साथ एक अनकहे सवाल की परछाई। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाजा खुला। सिर्फ सिविल कपड़ों में 2-3 अफसरों के साथ सुरेश अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने फौरन सैल्यूट किया, जिसे विवेक बत्रा ने हल्की गर्दन की झुंबिश से स्वीकार किया। सुरेश बोला, देखा सर, मैंने कहा था कि आप बिना सुरक्षा बाहर नहीं जा सकते। आज भी आप ऑफिस में बैठे हैं और अभी भी आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जान को गंभीर खतरा है। विवेक ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे लहजे में पूछा, यहाँ लेक्चर देने आए हो या मेरी बात सुनने? सुरेश तुरंत सीधा हुआ, आपकी बात सुनने सर, मगर सुरक्षा की बात करना मेरा फर्ज है। विवेक ने गहरी सांस ली, हाथ मेज पर टिकाए और सीधा होकर बोला, फिक्र की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब एक काम करो, उस शूटर को ट्रेस करो। रेस्टोरेंट के बाहर 4 कैमरे लगे थे। जब हमला हुआ मैं दाईं ओर खड़ा था। एक लड़की ने मुझे धक्का देकर बचाया। उस कैमरे की फुटेज निकलवाओ और उस लड़की की पूरी जानकारी मुझे दो। सुरेश ने फौरन सिर हिलाया, सर, लड़की की पहचान हो गई है। नाम है काव्या शर्मा, 2nd ईयर की छात्रा है। जयपुर के अंदरूनी इलाके में रहती है। उसके पापा का किराना स्टोर है। सादा और घरेलू मिजाज की है, कहीं और आना जाना नहीं। विवेक ने गंभीरता से सिर हिलाया, ठीक है, उसकी सारी जानकारी मुझे दो और शूटर को हर हाल में पकड़ो। यह कहकर उसने इशारे से सबको जाने को कहा और अफसर सैल्यूट करके बाहर निकल गए। कमरे में फिर खामोशी पसर गई। विवेक ने कुछ पल आंखें बंद कीं, जैसे उस लड़की की तस्वीर जहन में ताज़ा कर रहा हो, जिसने बेझिझक उसकी जान बचा ली थी। एक ऐसा लम्हा था जब हजारों दिलों से नफरत करने वाला विवेक खुद को एक अजनबी के लिए धड़कने से नहीं रोक पाया था।
उधर काव्या के घर में सुनीता देवी अलमारी में कपड़े सलीके से रख रही थीं। कमरे में धूप की हल्की किरणें छन कर आ रही थीं। काव्या चुपचाप भीतर दाखिल हुई। चेहरा उलझन में डूबा माँ ने देखकर पूछा, क्या हुआ, भूख लग रही है? काव्या बिना कुछ कहे उनके पास खड़ी हो गई। फिर धीमे से बोली, माँ, आपसे एक बात करनी है, क्या वक्त मिल सकता है? सुनीता देवी ने उसकी तरफ देखा। हाथ रुक गया लेकिन चेहरा सामान्य रहा। हाँ, कहो, क्या हुआ? काव्या ने नजरें झुका लीं। फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, पापा ने रिश्ता क्यों ठुकराया? कोई खास वजह? माँ ने अलमारी बंद की, गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने ही मना किया था। तुम्हारी बुआ मुझे शुरू से पसंद नहीं। एक लालची और स्वार्थी औरत है, और आदित्य भी वैसा ही है। माँ बेटे दोनों एक जैसे। मेरा दिल संतुष्ट नहीं था। काव्या चुप रही। बस एक आह भरी। सुनीता देवी ने कहा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर अनाया या कोई और कुछ कहे तो साफ बता दो कि यह घर वालों का फैसला है, तुम्हारा नहीं। काव्या ने धीमे से सिर हिलाया। जी माँ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी और दिल में उदासी थी। वो चुपचाप पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। इरादा कुछ और था, अपनी पसंद माँ को बताने का, मगर जैसे हर बार आज भी वह चुप रह गई। शाम की धूप अब हल्की पड़ चुकी थी। गली में ठंडी हवा चल रही थी और आसमान सुनहरे रंग से ढका हुआ था। जगत नारायण जी के घर के बाहर एक काली लग्जरी गाड़ी आकर रुकी, जिससे एक रौबदार शख्सियत उतरी। काली कुर्ता पायजामा में हल्की सी खुशबू के साथ चलने के अंदाज में गजब का आत्मविश्वास था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता देवी ने दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर चौंक गईं। जी कौन? उन्होंने पूछा। सामने खड़े विवेक बत्रा ने नरम लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, मुझे जगत नारायण जी से बात करनी है। मैं विवेक बत्रा हूँ, बिजनेस टाइकून। शायद आपने नाम सुना हो। सुनीता देवी ने अनायास प्रभावित होते हुए कहा, जी हाँ, सुना है, अंदर आइए। वह उन्हें ड्राइंग रूम में ले गईं। कुछ ही पलों में जगत नारायण जी आए। उनके पीछे सुनीता देवी और उनकी बहन रेखा देवी थीं। रेखा देवी का चेहरा अब भी क्रोध से लाल था, लेकिन विवेक को देखकर उनका चेहरा फीका पड़ गया। विवेक ने शालीनता से खड़े होकर जगत नारायण जी से हाथ मिलाया। जगत नारायण जी कुछ हैरान होकर बोले, जी कहिए, आप मेरे घर। विवेक ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बात घुमाकर नहीं कहूंगा। मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी उम्र उससे ज्यादा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि उसे इज्जत, खुशी और हर सुकून दूंगा। सुनीता देवी के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ थी, जबकि रेखा देवी का तो मुंह खुला रह गया। जगत नारायण जी ने कुछ पल चुप रहकर अपनी बीवी और बहन की ओर देखा, फिर विवेक को देखा। फैसला अब उनके हाथ में था। तभी रेखा देवी जैसे होश में आई और गुस्से से बोली, अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि लड़की छोटी है। वह कांपती आवाज में बोली, अगर पापा ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मजबूर करें। मैं मजबूर नहीं कर रहा। वह बात काट कर बोला, तुम्हें एक सच्चाई से आगाह कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ना तुम्हारी बुआ ऐसा होने देंगी। तुम फैसलों में ही लटकी रहोगी और आखिर में किसी और से जबरदस्ती तुम्हारी शादी तय कर दी जाएगी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इज्जत से, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई मजबूरी। हाँ, मेरी शिद्दत जरूर है, क्योंकि जो चीज मैं अपनी समझ लूं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। और अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप के घर को आग लगाकर जला दूं, तो अब भी इसी वक्त हाँ कहो। बंदूक अब उसकी कनपट्टी पर थी। काव्या ने अपनी भीगी आंखों से उस जालिम को देखा और फिर बिलखते हुए सिर झुका लिया। उसी प्रिंसिपल ऑफिस में उसकी शादी हुई। वह ना चाहते हुए भी उस दरिंदे के हाथ लग चुकी थी। उस वक्त विवेक बत्रा उसे एक वहशी दरिंदा लगा, जिसकी जान बचाकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। विवेक उसे लिए सीधे जगत नारायण जी के घर पहुंचा था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, सुनीता देवी ने किचन से आकर दरवाजा खोला। सामने काव्या को देखकर एक पल को ठिठक गईं। अरे बेटा, इस वक्त तुम तो कॉलेज में थी ना? काव्या का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह एकदम से माँ के गले लग गई। माँ, जल्द आ गई, सिर्फ इतना ही कह पाई। बाकी सब सिसकियों में ढल गया। सुनीता देवी घबरा गईं, उसे थामे खड़ी रहीं। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी हुई है? कुछ बोलो तो सही। अभी वे कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थीं कि पीछे से कदमों की आहट और एक गूंजती हुई आवाज ने उन्हें चौंका दिया। अरे अरे नहीं काव्या, इस तरह रोते नहीं है, मम्मी को परेशान मत करो। सुनीता देवी ने गर्दन घुमाई तो देखा विवेक बत्रा दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसे देखते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। काव्या झट से मांग के पीछे जा छिपी। ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज कांप रही थी। तभी अंदर से जगत नारायण जी तेज कदमों से बाहर आए। क्या मसला है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे अपने घर में देखकर उनका गुस्सा भड़क उठा।
विवेक बेपरवाही से मुस्कुराते हुए बोला, अरे ससुर साहब, रिलैक्स कीजिए, कोई मसला नहीं है, आपकी बेटी को ही छोड़ने आया हूँ। जगत नारायण जी के चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और मेज पर रखते हुए भरपूर आत्मविश्वास से बोला, मतलब बिल्कुल साफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। ये रहे शादी के कागजात सरकारी तौर पर। सुनीता देवी आंखें फाड़कर कागजात की तरफ देखने लगीं। काव्या उनके पीछे खड़ी जैसे अपनी मां से छिप रही थी। जगत नारायण जी आगे बढ़े। विवेक के कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वह झटके से पीछे हुआ और सख्त लहजे में बोला, अरे अरे, ये गलती सोच कर भी मत कीजिएगा। जगत नारायण जी, मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, बहुत खतरनाक इंसान हूं, मुझे मजबूर मत करें। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता देवी ने कांपती बेटी की ओर देखा। विवेक ने उसकी तरफ एक गहरी नजर डाली और ठंडी मगर गूंजती आवाज में कहा, और तुम लड़की, अब तुम सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी हो, और मेरी अमानत में कोई खयानत नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह बिना किसी को दोबारा देखे दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा बंद करता चला गया। पीछे पूरा घर जैसे पत्थर का बन गया हो। सुनीता देवी सन्न होकर बेटी को देख रही थीं। जगत नारायण जी ने चुपचाप कागज उठाए ही थे कि काव्या सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। दोनों पति पत्नी दौड़कर उसके पास पहुंचे। एक हफ्ते बाद भीड़-भाड़ वाले रेस्टोरेंट के एक कोने में काव्या चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं और चेहरे पर साफ घबराहट के निशान थे। शादी को एक हफ्ता बीत चुका था और यह खबर अब पूरे खानदान में फैल चुकी थी। आज दोपहर आदित्य का कॉल आया कि वह काव्या से बात करना चाहता है। काव्या को लगा शायद कोई सफाई या अफसोस हो, लेकिन दिल बेचैन था। कुछ ही देर में आदित्य रेस्टोरेंट के दरवाजे से दाखिल हुआ। सफेद शर्ट और जीन्स में तेज कदमों से चलता हुआ उसकी मेज तक आया, नमस्ते किया और बैठ गया। काव्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया और नजरें झुका लीं। वह घबराई हुई थी। आदित्य ने गहरी सांस लेकर गंभीरता से कहा, हैरानी की बात है, शादी हो गई तुम्हारी, वो भी कॉलेज में बैठे बैठे सबके सामने। तुमने रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? वैसे ना जाने क्यों मुझे कहानी में झोल लगता है। काव्या ने थकी हुई नजरों से उसकी ओर देखा। आवाज में जवाब दिया, उसने मेरे सिर पर बंदूक रख दी थी, धमकी दी थी कि अगर इनकार किया तो पापा को मार देगा। मैं मजबूर थी, अगर कुछ होता तो पापा जिंदा ना रहते, इसलिए हाँ कह दी। आदित्य ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ओह, तो ये एक कुर्बानी थी, तुमने बड़ी कुर्बानी दी है वाकई। काव्या सिहर गई। कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। वह चौंकी और झटके से पीछे हुई, लेकिन वह बोलता रहा, जानता हूं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, इसीलिए कि तुम्हें समझा सकूं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी भी वक्त है, एक रास्ता है। काव्या चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। तुम मुझसे रिश्ता बना लो, सबको बता देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, फिर तुम विवेक से तलाक लोगी और मुझसे शादी करोगी। मेरी माँ की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुम्हें वह मोहब्बत भी मिल जाएगी जो तुमने कभी चाही थी। काव्या का चेहरा सख्त हो गया। आदित्य, आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें करके आप मेरी नज़रों में और गिर गए हैं। मैं आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी इज्जत दांव पर लगा दूं। वह बेयकीनी में बोली। वो भले सादा थी, लेकिन बेवकूफ नहीं। आदित्य कुछ और कहने ही वाला था कि काव्या की आंखों में आंसू चमक उठे। मुझे शर्म आती है आपको। कभी अपना महबूब कहने में जो इंसान ऐसी बात सोच सकता है, वो मोहब्बत के लायक ही नहीं। आदित्य थोड़ा झल्लाया। क्या गलत है मेरी सोच में? मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम भी चाहती हो, तो बुरा क्या है? उसी लम्हे पास की कुर्सी की चीरती आवाज आई और विवेक बत्रा खामोशी से आकर उनके पास बैठ गया। काव्या और आदित्य जैसे साकित हो गए। पल भर को फिजा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। विवेक ने आदित्य की तरफ देखा। चेहरे पर वही संजीदगी, मगर आंखों में बर्फ जैसी ठंडक, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बात पूरी हो गई या मैं भी कुछ कहूं? विवेक की आवाज गूंजी और दोनों ने जैसे सांस लेना भी भूल गया। उसके चेहरे पर तंजिया सुकून था और आवाज में जर बुझा हुआ सब्र। ये जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, ये अब मेरी पत्नी है, मेरी शादी में है। और सुन लो, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूं, जो किसी के बाप के कारोबार की खातिर उसकी बेटी को इस्तेमाल करने लगूं। विवेक की आवाज में ठहराव था, लेकिन हर शब्द में आग थी। आदित्य चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वेरी गुड काव्या, जो जवाब तुमने दिया वो सुनकर मुझे वाकई खुशी हुई। आज तुम पर फक्र महसूस हो रहा है। और फिर विवेक ने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां से निकलो या मैं गार्ड्स को बुलाऊं कि तुम्हारी अच्छी खासी चित्त परेड करवा दें। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया।
वह हड़बड़ाकर कुर्सी से उठा और निगाहें चुराते हुए वहां से ऐसे निकला जैसे जमीन फट जाए या आसमान गिर पड़े। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। काव्या की आंखें भीगी थीं, चेहरे पर उलझन, शर्मिंदगी और गहरे दुख की परछाइयां थीं। विवेक ने उसे देखा और कहा, तो यह थी तुम्हारी मोहब्बत? वह चुप रही, फिर नजरें चुराकर आहिस्ते से बोली, मैं उसे पसंद करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वह इतनी नीच बात करेगा। मैं यहाँ ऐसे किसी मकसद से नहीं आई थी। विवेक के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी संजीदगी थी। काव्या, मुझे मालूम है, तुम दिल से उसे चाहती थी, इसलिए तुम्हें ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि आज उसका असली चेहरा देख लिया। जहां तक उसकी नीयत की बात है, मैंने पूरी जानकारी निकलवाई है। तुम्हारे पापा के व्यापार पर ही उसकी नजरें थीं, तुम तो बस एक जरिया थी। काव्या ने आहिस्ता से सिर हिलाया। आंसू टपकने लगे। वह चेहरा छुपाने लगी। विवेक की आवाज में नरमी आई। खैर, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। रुखसती की मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बताओ। वह कुछ बोल न सकी, बस चुपचाप रोती रही। उसकी आंखों में डर, उलझन और एक अजीब सी बेयकीनी थी। विवेक ने गहरी सांस ली। उसका लहजा और नरम हो गया। वह अपनी जगह से उठा, उसके करीब गया और धीमे से कहा, चलो उठो, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। काव्या ने उसकी ओर देखा। आंखों में सवाल थे, मगर लब खामोश। वह उसके साथ उठ खड़ी हुई। कदमों में झिझक थी, मगर वह उसके साथ चल पड़ी। विवेक उसे लेकर जगत नारायण जी के घर की ओर बढ़ा। लाउंज की फिजा में एक गहरी संजीदगी तारी थी। काव्या चुपचाप विवेक के साथ खड़ी थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। वहीं विवेक बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और जगत नारायण जी सुनीता देवी के साथ अंदर दाखिल हुए। काव्या ने नजरें झुका लीं, जबकि विवेक फौरन अदब से खड़ा हो गया। नमस्ते अंकल। उसकी आवाज में ठहराव था और लहजे में अदब। फिर आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ छोड़ने नहीं, एक गुजारिश लेकर भी आया हूँ। जगत नारायण जी के चेहरे पर नरमी और हैरानी साथ साथ झलक रही थी, मगर वह खामोश रहे। विवेक ने गहरी सांस ली और फिर अचानक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सुनीता देवी ने चौंक कर अपने पति की ओर देखा, जबकि काव्या की पलकों में हलचल हुई। अंकल, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी, लेकिन जज्बात सच्चे थे। मुझे शब्द नहीं मिलते ये बयान करने के लिए कि मैं इस लड़की से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी जिंदगी की राहत है, मेरी दुआओं का जवाब है। प्लीज, प्लीज मुझे इसका साथ दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इसे कभी रुलाऊंगा नहीं, कभी बोझ नहीं बनूंगा। वो और कुछ कह पाता, उससे पहले काव्या की आवाज आई, धीमी लेकिन मजबूत। माँ, पापा, मैंने हमेशा आपके हर फैसले को सिर झुकाकर अपनाया। आपने जो कहा वो किया। जिससे रिश्ता जोड़ा उसे स्वीकारा, जिससे तोड़ा उसे छोड़ा। मैंने कभी सवाल नहीं किया, लेकिन आज बस एक बार मेरी हाँ भी सुन लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, मगर आंखों में चमक थी, समझदारी की। मैं जानती हूँ मुझसे एक बार भरोसे में चूक हुई थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे पता है कि मेरे लिए सही कौन है। जगत नारायणन जी की आंखें भर आईं। वो चुपचाप बेटी को देखते रहे, फिर एक गहरी सांस ली और विवेक की तरफ मुड़े। अगर मेरी बेटी की आंख में एक आंसू भी आया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसे तकलीफ दी तो मैं खुद तुम्हें इसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। विवेक तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सम्मान और सच्ची भावनाओं का सागर उमड़ आया। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए पिताजी। आपने जो अमानत मेरे हवाले की है, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुनीता देवी आगे आईं और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वर्षों का तनाव उस एक आलिंगन में पिघल गया। जगत नारायणन जी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में नरमी थी। बेटियां अक्सर हमें हरा देती हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। विवेक ने आदरपूर्वक उनके पैर छुए, फिर काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक भरोसा। और काव्या ने सिर झुकाकर नजरें चुरा लीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, जो ये कह रही थी कि उसका फैसला अब सही था। क्योंकि प्यार के साथ अगर सम्मान, सुरक्षा और सच्चाई जुड़ी हो, तो वो रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, जिंदगी बन जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको